आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी ने 81 से तीसरी बार किया नामांकन। शाह, राजनाथ, सीएम योगी, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। दिल्ली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बड़े बड़े वादे करना लेकिन काम कुछ नहीं करना बीजेपी का इतिहास। आप सांसद संजय सिंह ने माना स्वाति मालीवाल के साथ विभव ने सीएम हाउस में की बदतमीजी, कहा केजरीवाल लेंगे एक्शन। यूपी के अमेठी में सीएम योगी की चुनावी रैली, विपक्ष पर जमकर बोला हमला, कहा विपक्ष ने भगवान राम का किया अपमान। यूपी के झांसी में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली, सरकार पर साधा निशाना, कहा मोदी की योजनाएं बेकार, जाएगी सरकार। और रामदेव बालकृष्ण अवमानना केस पर फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए दिया वक्त। आईएमए प्रेसिडेंट ने इंटरव्यू पर माफी मांगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर दिल्ली से है, जहां आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी, तभी विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की। सीएम केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है। एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है जिसके बारे में आप लोगों को बुलाया गया है। कल बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थीं। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थीं। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। इस पूरी घटना को दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया है और वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक स्वाति मालीवाल जी का प्रश्न है, उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े काम किए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सिरसा पहुंचे पूर्व सीएम मनोहर लाल करनाल लोकसभा क्षेत्र से वो प्रत्याशी हैं। मनोहर लाल सिरसा के एमडी के स्कूल में पत्रकारों से रूबरू हुए। जेजेपी विधायकों से भी उन्होंने मुलाकात की। विधानसभा स्तर की 87 रैलियां हो चुकी हैं, जिसमें 3 रैलियां आज की गई हैं। 10 लोकसभा क्षेत्र में होंगी 10 बड़ी रैलियां। मनोहर लाल के द्वारा ये बातें कही गई हैं। आपको बता दें, 18 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 17 मई को गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है। हरियाणा में कांग्रेस से कहीं आगे 1.5 महीने पर ग्रॉस रूट लेवल पर जनसंपर्क किया। मनोहर लाल ने यह बात कही। हरियाणा की 10 सीटें और करनाल उपचुनाव की सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। 2019 से ज्यादा बड़ी ये लहर है। पिछले 5 साल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य केंद्र सरकार ने किए हैं। जेजेपी विधायकों से मुलाकात पर बोले कि राजनीति और चुनाव पर मुलाकात का दौर चलता रहता है। कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायकों पर उन्होंने बयान दिया। जो 3 विधायक गए, उनमें एक विधायक ने कहा कि गलती हुई। नैना चौटाला के कुत्ता वाले बयान पर मनोहर लाल का तंज भी देखने को मिला है। उन्होंने कहा यह देखना पड़ेगा कि उन्होंने किसको कुत्ता बोला है, खुद को बोला है या किसी और को बोला है। हरियाणा के चुनावी रण में उन्होंने कहा उतरेंगे प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय नेता भी उतरेंगे। तो सिरसा के एमडी के स्कूल में रैली को संबोधित किया। जेजेपी विधायकों से उन्होंने मुलाकात भी की। तो लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं
पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं मनोहर लाल। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खैरागढ़ जिले के अंतर्गत ग्राम ठाकुर टोला से लगभग 8 किलोमीटर दूर पर घने जंगलों के बीच स्थित मंडीप खोल गुफा का ये मामला है, जहां पर इस गुफा की खासियत ये है कि यहां पर एक ही नदी को 16 बार पार करना पड़ता है। इस गुफा का द्वार अक्षय तृतीया के बाद आने वाले प्रथम सोमवार को खुलता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से सैकड़ों सैलानियों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। गुफा तक पहुंचने का मार्ग काफी दुर्गम है। परंपरा के अनुसार ठाकुर टोला रियासत के राजाओं के वंशजों द्वारा गुफा का द्वार खोलने से पहले विधिवत पूजा कर गुफा का द्वार खोलते हैं। वहीं गुफा के अंदर जाने से पहले हवाई फायर भी किया जाता है, ताकि गुफा के आसपास रहने वाले जंगली जानवर गुफा में हों तो बाहर निकल जाएं। यह गुफा इस कदर प्रसिद्ध हो रही है कि हर साल छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के भी पर्यटक बड़ी संख्या में गुफा का रहस्य जानने और प्रकृति का आनंद लेने पहुंचते हैं। जी, हमें सूचना मिला था बघेल सर के द्वारा, हमारे बीएमओ सर है, और उनके द्वारा बोला गया था कि शिविर लगाना है और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करना है। इसके तहत हम लोगों ने पूरा 10 लोगों का टीम बनाया था। उसमें मैं मुख्य डॉक्टर के रूप में और मेरे जूनियर डॉक्टर हैं विनायक, उसके रूप में आए थे। यहाँ करीब करीब 300 लोगों का हम लोगों ने इलाज किया, जिसमें करीब करीब 70% लोगों को मधुमक्खी का दंश झेलना पड़ा है। उनको त्वरित इलाज मिला है, और जिनका इलाज यहाँ नहीं हो सकता था उसको हम लोगों ने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहली मेटा में भेज के इलाज कराया है। वहाँ एक छोटा सा शिवलिंग देखा, चमगादड़ का वो गद्दा सा देखा, और बहुत सारा है, छोटा छोटा जगह है, घूमने के लायक अच्छा जगह है। कितनी बार आ चुके हो? ये पहला फर्स्ट बार है मेरा। और आना चाहेंगे दोबारा? दोबारा और आऊँगा मैं खाली टाइम में। हर साल आने की इच्छा होता है। साल में आने का बहुत मन लगेगा। हर साल अगर सब लोग मौका आना मिला तो घूमने के लिए। अंदर में जाने के बाद पहले तो मुझे बहुत ठंडा महसूस हुआ, उनके बाद में मैं सीढ़ी से चढ़ा हूँ, फिर शिवलिंग के दर्शन किया, फिर गुफा घूमा, कुछ जगह लेट के चला, कुछ जगह खड़े होके चला। बहुत आनंद मिला मुझे। अगर मुझे मौका मिले तो हर साल आऊँगा। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा कठिनाई आता है, लेकिन कठिनाई को चढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बाहुबली धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मंगलवार शाम को बैठक की और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। कुछ दिनों पहले बहुजन समाज पार्टी से उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जौनपुर लोकसभा सीट से टिकट काट दिया गया था। पूर्व सांसद धनंजय सिंह कुछ दिनों पहले ही बरेली जेल से रिहा हुए हैं। वहीं यूपी के कुंडा से विधायक राजा भैया ने भाजपा को समर्थन देने से साफ इनकार कर दिया। नहीं, सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने, और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है, और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। भाजपा संजीव बलियान के आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात किया कौशाम्बी में? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है। और प्रत्याशी दोनों आए थे, और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करेंगे। सर अभी सारी
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर वाराणसी से है, जहां पीएम मोदी के नामांकन के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे मीडिया से बात करते हुए बोले कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इस बार जो 2000 आपको बता दें, इस बार जो 400 पार का नारा दिया गया है वो भी पूरा हो जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी के बयानों पर भी उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल को जवाब देश की जनता देगी। 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। महाराष्ट्र से कितनी सीटें दी जा रही है मोदी को? मिशन 45 हमारा है और मिशन 45 हम सक्सेस करेंगे। सर, राहुल गांधी तमाम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर, तमाम तरीके की असभ्य भाषा का भी इस्तेमाल हो रहा है। उनको जवाब इस देश की जनता देगी। यहाँ पर जो काम है, विकास है, डेवलपमेंट है, इसे मोदी जी ने प्रायोरिटी दी है और राहुल गांधी जी ने जो एंटी डेवलपमेंट, ये उनका रवैया है। यहाँ पर एक तरफ देशभक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हम मोदी जी को शुभकामना देने आए थे और उनके समर्थन में आए थे। मोदी जी बनारस से भी जीतेंगे और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी को शुभकामना देने आए थे, वो तीसरी बार बनारस से अपना नामांकन किया है, वो जीतेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो उन्होंने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। सर, 400 पार का नारा करें, लेकिन अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो वोट परसेंटेज जो है काफी कम हुए हैं। वो देखिए, गर्मी का दिन और लगन का दिन के चलते कुछ बाधाएं आई है, लेकिन वो सब बाधा को पार करते हुए जो भी वोट पड़ा है 70% एनडीए के पक्ष में पड़ा है। बिहार में बिहार बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ से खबर है, कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। आपको बता दें, 30 दिन 30 सवाल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे का बयान सामने आया है। बीजेपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है। तो बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे के तीखे वार बीजेपी पर देखने को मिले। कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 दिन 30 सवाल को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हर दिन कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और इसी कड़ी में आज भी कांग्रेस पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 30 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कांग्रेस पार्टी ने बात कही थी, उसी के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 30 दिन 30 सवाल को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज फिर से की गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे की अगुवाई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां बीजेपी विधायक से तंग ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार हुआ है। आपको बता दें, विधायक कृष्णा पासवान व उनके पुत्र पर गुंडाई का आरोप लगा है। सीमा शिवहरे के मकान निर्माण में बाधक बन रही विधायक गिरजाशंकर शिवहरे सहित ग्रामीणों ने किया है विरोध प्रदर्शन। तो प्रदर्शन और नारेबाजी करते ग्रामीणों का वीडियो भी वायरल हुआ है। ललौली थाना क्षेत्र के महाखेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। तो यह हम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ललौली थाना क्षेत्र के महाखेड़ा गांव का यह पूरा मामला है, जहां बीजेपी विधायक से तंग ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। विधायक कृष्णा पासवान से तंग है ग्रामीण, उन्होंने मतदान बहिष्कार की बात कही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सोनभद्र से अगली खबर, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हुई है। बाइक पर सवार होकर म्योरपुर जा रहे थे ये तीनों युवक, जहां ट्रक की चपेट में आने से तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा, जहां 100 को कब्जे में लेकर पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। सोनभद्र जनपद के हाथी नाला क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हुई है। तो बाइक सवार 3 युवकों की ये सड़क दुर्घटना में दुखद मौत हुई है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। श्रावस्ती से अगली खबर है, जहां पारिवारिक कलह में युवक नहर में कूदा है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने देखकर युवक को बाहर निकाला है। मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती से अहम खबर, इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सोनवा के मोहरनिया गांव की ये पूरी घटना है, जहां सरयू नहर में कूदकर व्यक्ति ने आत्महत्या की है। इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो श्रावस्ती से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे सोनवा के मोहरनिया गांव की सरयू नहर की ये पूरी घटना है। पारिवारिक कलह में युवक ने नहर में कूदकर जान दी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने युवक को देखकर नहर से बाहर निकाला। वहीं मेडिकल कॉलेज में युवक को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। तो श्रावस्ती से यह अहम खबर, पारिवारिक कलह में युवक ने नहर में कूदकर अपनी जान दी है। क्षेत्रीय ग्रामीणों ने जब युवक को नहर में कूदता हुआ देखा तो वो लोगों ने उसको बाहर निकाला। युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो श्रावस्ती से ये खबर आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगली खबर एटा से है, जहां मां ने बच्ची को जन्म देने के बाद नहर में फेंक दिया। अज्ञात बच्ची के मिलने से लोगों की भीड़ लग गई। आपको बता दें, राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने नहर से बच्ची के शव को बाहर निकाला। देहात कोतवाली के मरथरा चौकी का यह पूरा मामला है। जहां संवेदनशील ये तस्वीर सामने आई, मां ने बच्ची को जन्म देने के बाद नहर में फेंक दिया। अज्ञात बच्ची के मिलने से लोगों की भीड़ लग गई। राहगीरों ने पुलिस को बच्ची की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को बाहर निकाला। अज्ञात बच्ची के मिलने से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां पेड़ से लटकती मिली है युवक की लाश। आपको बता दें, चंदनपुर निवासी बजरंग के रूप में युवक की पहचान हुई है। देवी स्थान के पास फंदे पर लटकता मिला है युवक का शव। पुलिस ने शव को उतरवाकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली नानपारा के चंदनपुर गांव का है यह पूरा मामला। पुलिस ने शव को उतरवाकर जांच शुरू की है। बहराइच से अहम खबर, कोतवाली नानपारा के चंदनपुर गांव का यह पूरा मामला है। पेड़ से लटकती मिली है युवक की लाश। चंदनपुर निवासी बजरंग के रूप में इस शव की पहचान हुई है। देवी स्थान के पास फंदे से लटकता मिला है युवक का शव। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जालौन से अगली खबर है, जहां बेतवा नदी में 5 युवक डूबे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को नदी से बाहर निकाला है। उरई नगर से पिकनिक मनाने आए थे ये सभी, जो बेतवा नदी में डूबे हैं। नदी किनारे स्कूटी, बाइक और सभी के कपड़े मिले हैं। 2 युवकों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। कोटरा के बेतवा नदी के साला घाट का यह पूरा मामला है। तो 2 युवकों की तलाश अभी भी जारी है। 5 युवक पिकनिक मनाने के लिए निकले थे, जहां 5 युवक बेतवा नदी में डूब गए, जिसमें 3 युवकों का शव बाहर निकाला जा चुका है। एसडीआरएफ की टीम ने 3 शवों को बाहर निकाला है, जबकि 2 की तलाश अभी भी लगातार जारी है। तो जालौन से अहम खबर, बेतवा नदी में डूबे 5 युवक। अगली खबर बदायूं से है, जहां कोतवाली सदर एरिया के बदायूं दिल्ली मार्ग पर सोत नदी के किनारे पवित्र कही जाने वाली दरगाह है, जहां पर एसएसपी दफ्तर पहुंची कई महिलाओं ने प्रसाद की दुकान चलाने वाले मौलवी पर रूहानी इलाज के नाम पर रेप करने और अश्लील वीडियो बना लेने की शिकायत की। एसएसपी से यह शिकायत की। इस तरह का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया। यहाँ कई दशकों से मानसिक रोगियों का रूहानी इलाज होता है। ऐसा मानना है कि प्रेत आत्माओं को इंसानी शरीर से बाहर निकाला जाता है। प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि बदायूं जनपद स्थित बड़े सरकार जियारत पर
रहने वाला राहत नाम का व्यक्ति महिलाओं के साथ अनैतिक और गलत कार्य करता है। उक्त शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य विवेचना से प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर का। यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देने वाला सीतापुर सामूहिक हत्याकांड शायद ही कोई भूला हो। बीते शनिवार को हुए इस नृशंस कांड ने सबको हिलाकर रख दिया है। सीतापुर पुलिस ने इस हत्याकांड का जिम्मेदार मृतक अनुराग को ही माना था और मानसिक विक्षिप्त भी बताया था। लेकिन नए खुलासे के बाद सीतापुर पुलिस अब सवालों के घेरे में आ गई है। सीतापुर में बीते शनिवार पल्हापुर गांव में 6 लोगों की मौत में अब नया खुलासा सामने आया है। आईजी ने मामले में खुलासा करते हुए 6 लोगों की हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है। जिस कांड को सीतापुर पुलिस कुछ दिन पहले नशे में सुसाइड की वारदात बताकर लीपापोती कर रही थी, अब आईजी रेंज के खुलासे ने खुद खाकी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है। इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। तो सुना आपने, ये बयान है सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा का। एसपी साहब की माने तो सीतापुर में हुए नरसंहार का दोषी अनुराग ही था। एसपी साहब के मुताबिक अनुराग मानसिक विक्षिप्त था। पूरे परिवार को उसी ने मारा और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये बात शनिवार को एसपी चक्रेश मिश्रा ने खुद मीडिया से कही थी। नरसंहार के 24 घंटे के अंदर ही एसपी चक्रेश मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया था। लेकिन चक्रेश मिश्रा के उस खुलासे पर अब खुद सवाल उठ गए हैं। सीतापुर पुलिस पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं, खुद आईजी रेंज लखनऊ है, जिन्होंने सीतापुर पुलिस और पुलिस की जांच को कटघरे में खड़ा करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बीते शनिवार को सीतापुर में 6 संदिग्ध मौतों का राज अब खुल गया है। हाई प्रोफाइल केस में 6 लोगों की हत्या करने वाला मृतक अनुराग नहीं बल्कि उसका सगा बड़ा भाई अजीत सिंह निकला। 6 लोगों के नरसंहार को मृतक के भाई अजीत सिंह ने ही अंजाम दिया था। अजीत ही हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला, जिसने नरसंहार के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी और सीतापुर पुलिस ने मीडिया के सामने उसी कहानी को दोहराया और पूरे हत्याकांड को सुसाइड बताकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। इतना ही नहीं, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए मामले पर लीपापोती कर मृतक को ही मानसिक विक्षिप्त बताकर घटना करने का आरोपी बताकर केस रफा दफा कर दिया। लेकिन आईजी रेंज लखनऊ ने अपनी जांच में इस खौफनाक वारदात का पर्दाफाश कर दिया। फिलहाल आरोपी अजीत पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन नए खुलासे ने खुद खाकी वर्दी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल नंबर 1, आखिर हाई प्रोफाइल केस जिला पुलिस क्यों छिपाती रही? सवाल नंबर 2, 6 लोगों की हत्या में पुलिस ने पुख्ता जांच क्यों नहीं की? सवाल नंबर 3, मृतक को ही किस आधार पर दोषी बताया गया? सवाल नंबर 4, खाकी ने खुद को बचाने के लिए वारदात की वजह छिपाई? सवाल नंबर 5, दारोगा से लेकर डीजीपी तक ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये वो सवाल हैं जिसके जवाब खाकी को देने हैं। बता दें 11 मई को पल्हापुर गांव निवासी 45 साल के अनुराग सिंह, उनकी 40 साल की पत्नी प्रियंका, 62 साल की मां सावित्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं प्रियंका के 3 बच्चों 12 साल की अरना, 8 साल की अरवी और 4 साल के बेटे आदि को छत से फेंक दिया था। पुलिस के पहुंचने पर अनुराग के बड़े भाई अजीत ने बताया था कि नशे की लत की वजह से अनुराग ने ही मां सावित्री के साथ अपनी पत्नी प्रियंका और 3 बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। अनुराग ने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन उसने कमरा बंद कर खुद की जान बचा ली। शुरुआती दौर में पुलिस ने नरसंहार के लिए अनुराग को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन बाद में आईजी रेंज तरुण गाबा खुद जांच करने मौके पर पहुंचे। रविवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस की पूरी थ्योरी पलट गई। अनुराग के सिर में 2 गोलियां मारे जाने की पुष्टि होने पर पुलिस ने अनुराग के ताऊ आरपी सिंह, अजीत सिंह और उसकी पत्नी के साथ 2 नौकर समेत कई अन्य को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई सवालों के जवाब देने में अजीत फंस गया। तीनों लोगों को गोली मारने के बाद बड़ी क्रूरता से बच्चों को मौत के घाट उतारा गया था।
उनके शरीर में मिले चोटों के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि हत्या करने वाले ने ये सुनिश्चित कर लिया था कि कोई जिंदा न रहे। हत्याकांड को पूरे प्लान से अंजाम दिया गया था, जबकि सीतापुर पुलिस ने बिना किसी ठोस तफ्तीश के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। जानकारी के मुताबिक मृतका प्रियंका सिंह गोरखपुर के कैमियरगंज विधानसभा से विधायक फतेह बहादुर सिंह की भांजी थी, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह उसके नाना थे। घटना के वक्त ही पुलिस ने वारदात को सुसाइड बता दिया था। सीतापुर पुलिस ने पूरे केस को शुरू से ही बर्बाद कर दिया। सीनियर अफसरों की लापरवाही से मामला और उलझ गया। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय की मॉनिटरिंग भी प्रभावहीन रही, लेकिन यूपी सरकार की गंभीरता से मामले का खुलासा हो गया और सीतापुर पुलिस की थ्योरी धरी की धरी रह गई। महमूदाबाद में एसटीएफ ने हाई प्रोफाइल केस की जांच शुरू कर दी है, तो चुनाव बाद सीनियर अफसरों पर सख्त एक्शन होना तय माना जा रहा है। आईजी गाबा की शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपी अजीत प्रॉपर्टी बेचकर अपने पिता के लोन को चुकाना चाहता था, जबकि छोटा भाई अनुराग इसके लिए तैयार नहीं था। बस इतनी सी बात को लेकर अजीत ने मां के साथ छोटे भाई और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वहीं पूरे मामले पर सीतापुर की पुलिस अब सवालों के कटघरे में आ गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।